नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को स्टेट, प्रोसेस और साइकिल समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने इसीलिए जो है वो स्टेट, प्रोसेस और साइकिल को स्टडी करने का फैसला किया है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियोस है वो अगर अभी तक नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मैं आपको दे दूंगा और उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हम सीख लेते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टेट, प्रोसेस और साइकिल को समझने से पहले हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सीखने के बाद स्टेट, प्रोसेस और साइकिल को समझने में आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है? किसी भी सिस्टम के लिए अ सिस्टम इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम if the value of its property is the same at all the points in system। यानी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं और उस पॉइंट्स पर अगर हम प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो अगर वो प्रॉपर्टीज समय के साथ अगर वो कांस्टेंट रहती है, अगर उसमें हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो कोई सी भी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये 3 इक्विलिब्रियम अचीव करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाएगा कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर उसके जो सारे के सारे पॉइंट्स है वहां पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमें सेम देखने को मिलती है थ्रू आउट दी टाइम, तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो सिस्टम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे फिगर के द्वारा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की यहाँ पर जो नो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट्स ले लिए हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो आपको जो वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट दिखाई दे पड़ रहा है। यानी कि टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो सारे के सारे पॉइंट्स है वहाँ पर हमें डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ यहाँ पर जो है वो सभी के सभी जो 6 पॉइंट्स है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें 60 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के पास। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाएगा कि वो इसी तरह से अगर सिस्टम के जो पॉइंट्स है सारे के सारे जो पॉइंट्स है वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का हमें अनबैलेंस फोर्स देखने को नहीं मिलता है, या फिर सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हमें कोई सा भी अनबैलेंस फोर्स वहां पर देखने को नहीं मिलता है, तो उसे हम सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट के पास जो है वो प्रेशर आपका डिफरेंट है। यानी कि कई पॉइंट के पास जो है वो प्रेशर 1 बार है, तो कई पॉइंट के पास जो है वो प्रेशर 5 बार है। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि दूसरी ओर बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए तो सभी जगह पर प्रेशर जो है वो 1 बार कांस्टेंट है, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वहां पर जो है वो प्रेशर 1 बार कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ऐसे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में थर्ड इक्विलिब्रियम की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर केमिकल कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट दी पॉइंट, अगर ऑल पॉइंट्स के पास अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है और वहां पर अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है दो अगर केमिकल्स के बीच में, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें आपको दिखाया गया है कि वहां पर कार्बन के पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं और वहां पर उसका जो प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सिस्टम में, तो वो तो वायोलेट हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट जो सिस्टम है वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ दूसरे सिस्टम की, तो दूसरे सिस्टम में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने गैस जो है वो फिलअप किया है उसमें, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्टेबल है यहाँ पर।
वो उसकी जो वैल्यू है यानी कि हर एक पॉइंट के पास हमें जो उसकी वैल्यू है वो सेम देखने को मिल रही है, और केमिकल कंपोजिशन भी जो है वो थ्रू आउट दी सिस्टम हमें सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी सिस्टम है वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर कोई सी भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं स्टेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट और प्रोसेस में, प्रोसेस के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको स्टेट की डेफिनेशन दूं, इट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रॉपर्टी, इट इज द यूनिक कंडीशन ऑफ सिस्टम। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि स्टेट किसे कहा जाएगा, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के पास, यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम स्टेप के पास उसके प्रॉपर्टी के द्वारा अगर आप उसे डिफाइन करते हैं, तो आपने जो डेफिनेशन दी है उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी के द्वारा एट इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पर उसे जो है हम स्टेट कह सकते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो है वो 1 बार है, और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब मैंने डिफाइन की है। तो यहाँ पर ये जो और जो हमारा टाइम स्टेप है वो हमारा 0 सेकंड है। तो 0 सेकंड पर हमें इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेट है वो यहाँ पर हमें इस प्रॉपर्टीज यानी कि दो प्रॉपर्टीज प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा हमने दर्शाई है, तो इसे हम स्टेट कह सकते हैं। उसके बाद में स्टेट के बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस किसे कहा जाएगा। अगर कोई सी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपना स्टेट चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई सी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपना स्टेट चेंज करती है, यानी कि एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर जाती है, तो उसे हम प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि कोई सी भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने ले ली है, यहाँ पर हमने ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले ली है, उसका अगर 0 सेकंड पर अगर मैं उसका स्टेट बताऊं, तो उसका जो प्रेशर है वो 1 बार है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसका जो फाइनल स्टेट है प्रोसेस के बाद में, यानी कि स्टेट उसने चेंज कर लिया है एट t इज इक्वल टू लेट्स से 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया है, और हमें प्रेशर देखने को मिलता है 1.5 बार, और वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है 0.5 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना स्टेट चेंज कर रही है। तो यहाँ पर कोई सी भी सिस्टम अगर अपना स्टेट चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम प्रोसेस के नाम से देखेंगे। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पाथ के बारे में, तो पाथ और प्रोसेस आप सबको सिमिलर जैसा ही लग रहा होगा, परंतु दोस्तों यहाँ पर जो है वो वास्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। द सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासिस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज नोन एज अ पाथ ऑफ प्रोसेस। यानी कि ये जो स्टेट अचीव करने के लिए, यहाँ पर जो फाइनल स्टेट अचीव करने के लिए सिस्टम ने कौन सा रास्ता अपनाया, सिस्टम ने कौन सा पाथ अपनाया है, उसे जो है हम पाथ कह सकते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम 1.5 बार जाने से पहले 1.2 बार पर भी आई होगी, और उसका जो वॉल्यूम है उसमें हमें 0.7 मीटर क्यूब भी हमें देखने को मिला होगा। यानी कि ये जो पाथ है, यानी कि ये जो सीरीज ऑफ स्टेट है, उसे हम पाथ कहेंगे किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट किसे कहा जाएगा, प्रोसेस किसे कहा जाएगा, और पाथ हम किसे कह सकते हैं। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहा जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वंस हैविंग टेकन प्लेस if reversed to get initial state of the system again leaves no changes in the surrounding। यहाँ पर दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ विथ एग्जांपल। तो उसके बाद में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस भी किसे कहा जाएगा कि प्रोसेस की अगर बात करते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। और क्वासी स्टेडी प्रोसेस भी जो है वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ।
तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस समझने के लिए यहाँ पर मैंने जो 1 से लेकर 5 स्टेट तक आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो फिगर्स दिखाई है वो आपको समझने पड़ेगी। यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो पिस्टन सिलेंडर का एग्जाम्पल है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर यहाँ पर जो सिलेंडर में है हमने गैस फिलअप किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो पिस्टन है। यहाँ पर पहले स्टेट में सिस्टम जो है वो अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि न गैस का एक्सपांसन हो रहा है और न गैस कंप्रेस हो रहा है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सिस्टम जो है वो 1 से लेकर 2nd स्टेट तक अगर मूव करती है, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो मास हम m पुट कर रहे हैं। यहाँ पर मास m पुट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स इंक्रीज होने की वजह से पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और वहीं पर उसी की वजह से जो हो हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा। यानी कि कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि प्रेशर में इंक्रीज होगा परंतु वॉल्यूम में जो हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वहीं पर उसी प्रोसेस को अगर हम रिलेट करते हैं पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो पीवी डायग्राम अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर पीवी डायग्राम में प्रेशर जो है उसकी वैल्यू पहले लो है और वॉल्यूम वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगर जो है वो यहाँ पर हमने मास पुटअप किया है उसकी वजह से जो है वो प्रेशर में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है और वहीं पर जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर वो आप पीवी डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। वहीं पर अगर आपसे बात करता हूँ कि 2nd स्टेट के बाद अगर हम उसे 3rd स्टेट में ले जाते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस 2 से लेकर 3 की बात करते हैं, प्रोसेस 2-3 की बात करते हैं, तो वहां पर हमने मास 2m कर दिया है, मास जो है हमने डबल कर दिया है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी डबल लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इंक्रीज होने की वजह से फर्दर जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस होगी और फर्दर कंप्रेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और वहीं पर प्रेशर जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा गैस का। तो यहाँ पर अगर हम 1 से लेकर 3 तक जाते हैं, 1 से लेकर 3 तक अगर प्रोसेस करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो जाएगी वो हो जाएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं 3 से लेकर हम 2 तक अभी नहीं आ सकते। यहाँ पर जो है अगर हम कंडीशन रिवर्स नहीं करते हैं, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन थी, यानी कि यहाँ पर 2m की बजाय मैं मास m नहीं करता हूँ, यहाँ पर अगर हम प्रोसेस को 3 तक ही स्टॉप कर देते हैं तो वहां पर ये जो प्रोसेस 1 से लेकर 2 से लेकर 3 जो हुई है, इनडायरेक्ट प्रोसेस 1 से लेकर 3 जो प्रोसेस हुई है उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। परंतु दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कि यहाँ पर जो मास है उसको हम धीरे धीरे जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मास जो है वो 2m में से डिक्रीज होकर अगर मैं आपसे m कर देता हूँ तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर तो फोर्स में भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो फोर्स डिक्रीज होने की वजह से पिस्टन जो है वो फिर से अपर की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा 3 से लेकर 4 तक के बीच में, यानी कि प्रोसेस 3 से लेकर 4 के बीच में हमें प्रेशर में डिक्रीज देखने को मिलेगा, वहीं पर हमें वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं अगर आपसे बात करता हूं कि सिस्टम जो है वो स्टेट 4 से लेकर 5 तक जाती है तो वहां पर क्या होगा कि मास को जो हम कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 5th स्टेट है वो आइडेंटिकल हो जाएगा 1 तक, यानी कि जो स्टेट नंबर 1 है वो आइडेंटिकल हो जाएगा स्टेट नंबर 5 से, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेट नंबर 5 इज आइडेंटिकल टू स्टेट नंबर 1। तो यहाँ पर 4 से लेकर 5 तक अगर प्रोसेस होती है तो वहां पर हमें इनिशियल स्टेट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो सिस्टम ने पाथ लिया है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वो यहाँ पर सेम है, यानी कि यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि पाथ नंबर 1, 2 और 3 इज इक्वल टू पाथ नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर पाथ जो है वो यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर सिस्टम स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 5 तक जा रही है तो ये जो प्रोसेस हो रही है प्रोसेस 1 से लेकर 5th तक, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो सिस्टम का है वो सिमिलर है, सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्वासी स्टेडी प्रोसेस के बारे में, तो दोस्तों क्वासी स्टेडी प्रोसेस समझने के लिए यहाँ पर जो है वो हम फिर से यही एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्वासी स्टेडी प्रोसेस समझने के लिए यहाँ पर मैं आपसे इतनी ही प्रोसेस यानी कि 1 से लेकर 3 तक की ही प्रोसेस देखने को कहूँगा। आपको स्टेट नंबर 4 और 5 को यहाँ पर निगलेक्ट कर देना है क्वासी स्टेडी प्रोसेस समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्वासी स्टेडी प्रोसेस में यहाँ पर सिस्टम जब 1 से लेकर 2nd स्टेट तक जाएगी, यानी कि हमने यहाँ पर मास m जो है वो पुट कर दिया है पिस्टन के ऊपर,
तो यहाँ पर पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर पिस्टन जो थोड़ा सा नीचे आ गया है तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि प्रेशर इंक्रीज कब होता है कि जब भी गैस के जो इंटरमोलिकुलर एक्शन है यानी कि जो इंटरमोलिकुलर एनर्जी है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसमें जो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हीट में यानी कि हीट जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा, हीट जनरेट होगी यहाँ पर। और हीट जनरेट होगी तो हमें सिस्टम को थोड़ा सा समय देना है, यानी कि प्रोसेस को हमें इतना स्लो कर देना है कि सिस्टम जो है वो यहाँ पर ये जो हीट जनरेट हुई है ये जो हीट जो है वो अगर सराउंडिंग में लिबरेट कर सकती है यानी कि उसे भेज सकती है सराउंडिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेट 1 के पास जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर हमें स्टेट 2 के पास भी देखने को मिलेगा। यानी कि स्टेट 1 भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, स्टेट 2 भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्टेट 2 से लेकर स्टेट 3 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट 2 जो है वो अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसे हमने प्रॉपर समय दिया है कि वो जो हीट जनरेट हुई है उसे लिबरेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपसे बात करता हूँ कि मास को हमने यहाँ पर 2m कर दिया है, तो उसी जो फिनोमिना हमने सेकंड स्टेट में बात किया था, तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी और यहाँ पर हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हीट है उसे हम फिर से लिबरेट कर देंगे सराउंडिंग में, थोड़ा सा हम सिस्टम को जो है वो समय दे देंगे वहाँ पर कि हीट लिबरेट कर ले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है फिर से यहाँ पर जो सेकंड स्टेट के पास था वही हमें मिल जाएगा स्टेट नंबर 3 के पास। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम है वो स्टेट नंबर 3 में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई सी भी प्रोसेस उसके जो सीरीज ऑफ स्टेट है वो अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है थ्रू आउट दी प्रोसेस, तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं आपके लिए डेफिनेशन। अगर कोई सी भी प्रोसेस में सीरीज ऑफ स्टेट अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूँ 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पर हम जो है वो स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर, तो वहाँ पर ये जो हीट लिबरेट करने का हमें समय मिल जाता है टू सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिस्टम फिर से जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। यानी कि थ्रू आउट दी प्रोसेस हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रखना है, तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो उसके बाद में आगे हम बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में साइकिल के बारे में कि साइकिल किसे कहा जाएगा। साइकिल की अगर मैं डेफिनेशन आपसे शेयर करूं तो इफ द सिस्टम डेविएट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड आफ्टर पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ वेरियस स्टेट इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट अगेन देन द सिस्टम अंडरगोन अ साइकिल। यानी कि अगर सिस्टम जो है उसने फर्स्ट स्टेट से स्टार्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ने जो है वो फर्स्ट स्टेट यानी कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया है। अगर वो सिस्टम का फाइनल स्टेट अगर इनिशियल सिस्टम के साथ मैच हो जाता है यानी कि सिमिलर होता है, अगर सेम होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो साइकिल के अंदर है। यानी कि सिस्टम जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उसका सेम होने की वजह से क्या होगा कि सिस्टम की जो चेंज इन प्रॉपर्टीज की चेंज की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेशर 1 बार है तो यहाँ पर भी प्रेशर 1 बार ही होगा, तो प्रॉपर्टी में हमें कोई भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा जब भी कोई सिस्टम साइकिल के अंदर होती है तब। तो दोस्तों यहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि साइकिल का भी जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट सेम है, वहीं पर रिवर्सिबल प्रोसेस का भी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। तो दोस्तों उन दोनों में डिफरेंट क्या है? बेसिक डिफरेंस और मेन डिफरेंस है वो है पाथ का, कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें जो पाथ कंसीडर करती है सिस्टम वो सिमिलर होता है दोनों ही पार्ट में। यानी कि अगर आप चाहते हैं 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 5 तक, यहाँ पर जो पाथ होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो सेम होता है। वहीं पर साइकिल उसे कहा जाता है कि जहाँ पर पाथ जो है वो डिफरेंट होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को आइडेंटिकल बनाने के लिए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल ले लिया है साइकिल समझाने के लिए। तो साइकिल को समझने के लिए हम फिर से जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टेट 1 से 2 तक
और 2 से लेकर 3 तक जो जाएगा वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पर मीन्स कि यहाँ पर जो है वो इतने तक हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। परंतु दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या किया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने फिर से यही पाथ फॉलो किया था। परंतु दोस्तों मैंने आपसे बात की कि साइकिल में जो है वो पाथ डिफरेंट होना चाहिए फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को आइडेंटिकल करने के लिए। यहाँ पर 3 से लेकर 4th स्टेट तक अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर पाथ जो है वो डिफरेंट हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के मुकाबले। वहीं पर अगर 4th से लेकर 5th स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें पाथ डिफरेंट देखने को मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस के मुकाबले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लोज लूप बन रही है, यहाँ पर प्रोसेस की क्लोज लूप बन रही है। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो दोनों सिमिलर यानी कि आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर जो हमने 2 प्रोसेस की बात की 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 5th तक, तो यहाँ पर ये जो 2 प्रोसेस जो लूप क्रिएट कर रही है उसे हम साइकिल कहेंगे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई स्टेट, प्रोसेस और साइकिल के बारे में। उसके बाद में आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, वो है पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पर दिए गए पीवी डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पीवी डायग्राम में दर्शाया गया है कि एक क्लोज साइकिल आपको दिखाई गई है जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में ले ली है। तो उसमें यहाँ पर मैं अगर आपसे स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 3 के बारे में बात करूँ तो स्टेट नंबर 1 के पास अगर हम ले लेते हैं, स्टेट नंबर 1 को जो है वो हम एक्सटेंड करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम V1 की वैल्यू देखने को मिलेगी। और ऐसे ही हम अगर उसे वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो हमें P1 की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स की, जो प्रॉपर्टी या फिर क्वांटिटी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इन ड्यूरिंग दी 1, 2 एंड 3 प्रोसेस, इन ड्यूरिंग दी 1, 2 एंड 3 प्रोसेस अगर कुछ वर्क जो है वो इनपुट हो रहा है यहाँ पर, तो अगर हमें वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो वर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास कर्व है, यहाँ पर ये जो कर्व है उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, उसके अंदर जितना भी एरिया हमें देखने को मिलेगा, अगर वो एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें वर्क मिल जाएगा 1, 2 और 3 पाथ के लिए। वहीं पर हम मान लेते हैं कि अगर जो है यहाँ पर वर्क आउटपुट भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर वर्क आउटपुट जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे पाथ 3, 4 और 5 के बारे में, तो यहाँ पर ये जो वर्क मिलेगा वो क्या होगा, ये जो एरिया कवर होगा, यहाँ पर ये जो सारा एरिया कवर होगा वो हमें वर्क देगा 3, 4 और 5 के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्क जो है, वर्क जो क्वांटिटी है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो यहाँ पर आप वर्क को जो है वो पाथ फंक्शन ले सकते हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो स्टेट के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही है, उसके साथ ही साथ पाथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स आर कॉमन बट द पाथ इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई द वर्क वैल्यू विल बी डिफरेंट। सो आपको पता चल गया होगा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने की बाद भी यहाँ पर पाथ डिफरेंट हो जाने की वजह से हमें वर्क की जो वैल्यू मिल रही है वो डिफरेंट है। तो आपको दोस्तों इस ग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है और वर्क एंड हीट जो है वो एक पाथ फंक्शन है। तो चलिए अब उसकी जो थियरी है वो भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर थियरी का जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने जैसे आपसे बात की कि जो पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है वो डायरेक्टली एंड स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। वहीं पर अगर मैं आपसे पाथ फंक्शन की बात करूँ तो पाथ फंक्शन की वैल्यू स्टेट्स के ऊपर तो डिपेंड रहेगी ही रहेगी, पर उसके साथ ही साथ जो पर्टिकुलर पाथ है उसके ऊपर भी डिपेंड रहती है। वहीं पर अगर आपसे बात करूँ कि द वैल्यू ऑफ पॉइंट फंक्शन कैन बी फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड स्टेट्स ऑन द थर्मोडायनेमिक ग्राफ, तो यहाँ पर ये पॉइंट कहना चाहता है कि उसकी जो वैल्यू है यानी कि पॉइंट फंक्शन की वैल्यू आप डायरेक्टली जो है वो थर्मोडायनेमिक ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। मैंने जैसे ही आपको थोड़ी देर पहले बताया वैसे ही प्रेशर और जो वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड की पॉइंट 1 के पास। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने वर्क की वैल्यू फाइंड की थी पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो हमने कैसे किया था कि एरिया हमने फाइंड किया था उस कर्व के अकॉर्डिंग, यानी कि उस पाथ के अंडर जो एरिया जो है वो कितना कवर हो रहा था उसका अगर हम वैल्यू मेजर कर लेते हैं तो वो जो एरिया की वैल्यू है वो हमें पाथ फंक्शन यानी कि पाथ फंक्शन की वैल्यू हमें देगा।
उसके बाद में अगर बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं किसी भी पॉइंट फंक्शन का तो वो हमें एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि पॉइंट फंक्शन जो है वो डिपेंड रहता है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज इक्वल टू उसकी जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो वॉल्यूम का अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम का अगर हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर हमारे पास है तो वॉल्यूम एट अ फाइनल स्टेट माइनस वॉल्यूम एट अ इनिशियल स्टेट करेंगे तो हमें वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो जो है वो एग्जैक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वर्क के बारे में, तो वर्क के बारे में मैंने जैसे आपसे यहाँ पर बात की कि यहाँ पर जो वर्क मिल रहा है 1, 2 और 3 के साथ और वर्क मिल रहा है 3, 4 और 5 के साथ, तो वहाँ पर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स जो है वो सेम है, परंतु वहाँ पर पाथ डिफरेंट होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो हम ऐसे एग्जैक्टली बता नहीं सकते। तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी हमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, वो डिफरेंशिएशन जो है वो डिपेंड रहेगा पाथ के ऊपर। वहीं पर अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करूँ तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट फंक्शन, एंड वहीं पर जो हम बात करते हैं वर्क एंड हीट आर द एग्जांपल्स ऑफ पाथ फंक्शन। वहाँ पर जैसे मैंने आपसे बात की कि वैल्यू ऑफ पॉइंट फंक्शन जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। वहीं पर अगर आपसे बात करता हूँ पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन जो है वो सिस्टम कैसे वो फाइनल स्टेट अचीव करती है, यानी कि उसके जो पाथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के कुछ बेसिक डिफरेंस थे वो पता चल गए होंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों रेगुलरली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप जुड़ सकते हो उसके साथ भी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।